नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है भारत और विश्व इंडिया इन द वर्ल्ड सेगमेंट में। हमारे साथ हैं एनसी विपिंद्र जी, सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं और लगातार अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के विदेश मंत्री। हाल ही में एक हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में उन दोनों की मौत हो गई। उसे लेकर बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये मोसाद का काम था। मोसाद इसराइल की गुप्तचर एजेंसी है और हम जानते हैं कि हाल ही में ईरान और इसराइल दोनों के बीच में एक जिसको आप कह सकते हैं कि स्कर्मिश, छोटा सा एक युद्ध जो है वो हुआ था। और हम ये भी जानते हैं कि हमास, जिसने कि इसराइल के अंदर पिछले साल अक्टूबर में हमला किया, 1,000 से ज्यादा लोगों को मारा और जिसके बाद से इसराइल ने गाजा को नेस्तनाबूद करने के लिए एक प्रकार से एक बड़ी जंग छेड़ रखी है। तो उस हमास की फंडिंग के पीछे भी ईरान का हाथ था। इसके अलावा हिजबुल्ला और जो हुती रिबेल्स हैं, इनको भी ईरान की फंडिंग रहती है। तो कुल मिलाकर इसराइल और ईरान आमने सामने थे। और दूसरा ये भी माना जा रहा है कि पश्चिमी देश जो है वो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे लेकर लगातार चिंता में थे। तो क्या ये एकमात्र एक दुर्घटना है? क्या ये पश्चिम की गुप्तचर एजेंसियों का काम है? क्या ये इसराइल की मोसाद एजेंसी का काम है? और इसके क्या असर जो है वो भारत के लिए भी है, क्योंकि भारत ने हाल ही में ईरान के साथ चाबार पोर्ट का 10 साल का एक एग्रीमेंट साइन किया है। ईरान भारत के ऑयल सप्लायर्स में से, तेल निर्यात उपलब्ध कराने वाले प्रमुख देशों में से है। और ईरान और भारत के काफी करीबी संबंध रहे। तो विपिन जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। और तो आप इस दुर्घटना को कैसे देखते हैं? थैंक यू अरुणानंद जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन रिलेशंस के संदर्भ में। वैसे आप देखा जाए बहुत दुखद वाली इंसिडेंट है, क्योंकि आप भारत ईरान का जो रिलेशनशिप आप देखेंगे तो बहुत मजबूत रिलेशनशिप रहा है काफ़ी कारण के लिए। बट ये जो इब्राहिम रेजी की जो डेथ हुई है उनके विदेश मंत्री के साथ इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, ये एक तरफ से एक सेटबैक है इंडियन रिलेशनशिप के लिए। आपको पता ही है, हम सब जानते हैं, चाबहार पोर्ट अग्रीमेंट अभी साइन हुआ था 10 इयर्स इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए। वो जस्ट अभी मतलब एक हफ्ते पहले ही हुआ है। इस इंसिडेंट के एक हफ्ते पहले ही हुआ है। तो इकोनॉमिक एंड ऑल्सो अवर स्ट्रेटजी टू काउंटर पाकिस्तान, इन दोनों विषयों में ईरान रिलेशनशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर इंडिया। मोर ओवर, आपने इंट्रोडक्शन में कहा था इसराइल का हाथ है क्या, मोसाद का हाथ है क्या, जो हमारा आर ए डब्ल्यू के इक्वलेंट इंटेलिजेंस और काउंटर स्ट्रेटजी फोर्स है। मुझे लगता है इस इंसिडेंट में आप इसराइल का रिएक्शन देखेंगे तो बहुत दे हैव बीन वेरी शॉक्ड बाय दिस इंसिडेंट, और उनको कैसे रिएक्ट करना ये भी नहीं पता चल रहा है। और वो मॉर्निंग कर रहे हैं और उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं इस डेथ को। उससे मुझे लगता है मोसाद का हाथ नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। आप देखेंगे तो ये एक्सीडेंट हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न ईरान में, अजरबैजान बॉर्डर के आसपास, जोल्फा करके एक विलेज के आसपास हुआ है। और वो टेरेन बहुत माउंटेनस टेरेन है और फॉगी वेदर कंडीशंस रही है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, जो हुआ था 2021 दिसंबर में ऊटी में, जिसमें जनरल बिपिन रावत की डेथ हुई है हेलीकॉप्टर क्रैश में, वो सिमिलर कंडीशंस है जो नॉर्थ वेस्टर्न ईरान में इस बार हुआ है। उसके वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। मुझे इसमें कोई मोसाद का रोल या कोई क्या बोलते हैं उसको, एक असैसिनेशन अटेम्प्ट, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। और मुझे लगता भी नहीं है अभी इस वक्त जो एविडेंसेस मुझे मिल रहे हैं वो, इट वाज अ यूएस मेड बिल्ड 212 हेलीकॉप्टर जिसमें एक्सीडेंट हुआ था। तो वो वीआईपी ट्रैवल के लिए वो एक जबरदस्त हेलीकॉप्टर है वो। सो
उसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि ये इंसिडेंट में कोई अ, तीसरे देश का हाथ होगा, क्योंकि ये प्रेसिडेंट और फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर जा रहे थे अजरबैजान के साथ एक डैम इनॉग्रेशन के लिए, और उनके साथ मीटिंग करने के लिए, जो अजरबैजान की प्रेसिडेंट है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई साजिश हो सकता है इस दुर्घटना में। तो ये विषय है। बट जनरली आप देखेंगे तो इंडिया में भी एक ऐसा पॉलिसी है, जो टॉप लीडरशिप है वो सारे इकट्ठे एक ही जगह पे कभी होते नहीं है। बहुत रेयरली ऐसे आप देख पाते हैं कि सारे बिग लीडरशिप आर टुगेदर इन वन प्लेस। इट इज वेरी सरप्राइजिंग दैट द फॉरेन मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ट्रैवल्ड इन द सेम हेलीकॉप्टर एट द सेम टाइम। ये बहुत इट्स अ सरप्राइजिंग मूव एक्चुअली। इंडिया में पॉलिसी है एक ही समय में जो सीसीएस, जो कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी में जो चार लोग हैं, चार मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर, अन फाइनेंस, ये चार मिनिस्टर्स एक ही जगह पे एक ही समय में नहीं होते हैं कभी। ये पॉलिसी है, हमारा सिक्योरिटी रिलेटेड पॉलिसी है। सिमिलरली आप आर्म फोर्सेस देखेंगे तो आजकल तो सीडीएस भी हो गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ एंड एयरफोर्स चीफ, ये चार जनरल्स और जनरल रैंक ऑफिसर्स कभी एक साथ एक ही जगह पे इकट्ठे नहीं होते हैं और एक ही जहाज में ट्रैवल नहीं करते हैं। ये पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी। आई एम रियली सरप्राइज्ड बाय दिस मूव of the Iranian president and the foreign minister, Abdullahian, to be traveling in the same helicopter in such conditions, in such weather conditions. और कई बार आई डोंट नो व्हाट वाज द कंपल्शन फॉर देम टू ट्रैवल। कोई वो होगा कंपल्शन, तुरंत किसी और जगह पहुंचना होगा, कुछ का होगा, इसकी वजह से उन्होंने एक डिसीजन लिया होगा। बट इट दैट इज व्हाट इज एक्चुअली सरप्राइजिंग मी। दिस इज द फैक्टर व्हिच इज सरप्राइजिंग मी इन दिस एक्सीडेंट। अदरवाइज ये दुर्घटना होने का सारा माहौल तो था ही वहां पे, माउंटेनस टेरेन, फॉगी कंडीशंस। दैट इज व्हाट इज एक्चुअली सरप्राइजिंग मी व्हाई दे टुक दिस डिसीजन। विपिंद्र जी, इब्राहिम राइसी के राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान में एक तो ये माना जा रहा था कि बहुत ज्यादा कट्टरवाद को बढ़ावा मिला है, और जिसे हम इस्लामिक रेडिकलाइजेशन भी कहते हैं उसको बढ़ावा मिला है। जो लोगों की पर्सनल लिबर्टीज थी वहां पर, वो बहुत ज्यादा क्रश की गई। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखने के कारण लोगों को फांसी तक दी गई, और हमने देखा हिजाब को लेकर वहां पर काफी आंदोलन हुआ। तो महिलाओं की स्थिति काफी खराब थी, मानवाधिकारों की स्थिति काफी खराब थी, और राजनीतिक पार्टियां तो लगभग समाप्ति कर दी गई थी, क्योंकि पिछला चुनाव वो जीते थे उसमें लगभग 30% के आसपास सिर्फ पोलिंग हुई थी। और वो भी ऐसी स्थिति में हुई थी जब सारे उनके जो राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंद्वी हैं वो सब जेल में डाल दिए गए। अब इब्राहिम राइसी के जाने के बाद उनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे, मोहम्मद मुख्बर, वो अब राष्ट्रपति बने हैं। आपको लगता है कि ईरान में कोई, पहले हम बात कर, एक तो आंतरिक बदलाव कोई आएगा, स्थिति में कोई परिवर्तन आएगा, दूसरा कि भारत के साथ जो संबंध है ईरान के, क्या उसमें कोई अंतर आएगा? आप देखिए ये रेजी तो वैसे ही बहुत अनपॉपुलर थे विद इन ईरान। उसका कारण ये था कि आई मीन, आप देखिए नरेटिव भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बट द इंसिडेंट्स दैट यू नरेटेड, हिजाब वाला इंसिडेंट, killing of women for not wearing hijab, freedom of political freedom was curbed, dissent was crushed, ये सब इंसिडेंट्स हुए हैं। एंड आई मीन इट कांट बी कंपेयर्ड विद any other nation. वो actually every nation has its own conditions, local domestic conditions which creates this. So उसके वजह से he was very unpopular, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट आप ईरान का जो चरित्र देखेंगे आफ्टर द revolution that happened, religious revolution that happened, political revolution that happened, and Iran Shah was thrown out and religious forces came to power. जी, The 1979 में जो हुआ था, इस्लामिक क्रांति जिसे 1979 में, कहते हैं। जी। करेक्ट। सो जो जो परिवर्तन आया वहां पे, उसके बाद से ही आप देखेंगे तो उनका एक रिलीजियस सुप्रीम लीडर होता है, वही सारा डिसीजन लेता है। आयतुल्ला खोमेनी इन अर्लियर डेज
अभी आयतुल्ला कमेनी, कमीनी नहीं कमेनी, तो so this decisions are usually taken by that person and he is the supreme leader. वो पॉलिटिकल लीडरशिप भी वही डिक्टेट करते हैं, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा क्या है. सो आप इस विषय को देखेंगे तो इस रईसी's डेथ and the foreign minister Abdullah Hins's death doesn't really impact their domestic politics at this point in time. आपने सही कहा, मुकबर has been interim president. 50 days में उनका लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ईरानियन लॉ, वेयर इट सेज दैट ऐसे कुछ दुर्घटना हो गया तो 50 दिन में इलेक्शन होना है. दे हैव अ विंडो ऑफ 50 days बिफोर अ न्यू इलेक्शन विल बी कंडक्टेड. न्यू इलेक्शन विल बी कंडक्टेड, बट जो कमेनी जो डिसाइड करेगा वही बनेगा. तो इसमें अभी बहुत चर्चा भी हो रही है कि जलाली करके एक लीडर है, ही माइट बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट. वो दावे कर रहे हैं इस पोजीशन के लिए. कोई भी बन सकता है, ये डिसीजन अभी हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कमेनी हैज टू, द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान हैज टू डिसाइड हु इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट. और जैसे आपने बताया, इलेक्शंस का लो वोटिंग तो होता ही है ईरान में, फॉर द सिंपल रीजन दैट नोबडी, एंड इट इज अ वन साइडेड डिसीजन. तो वन साइडेड पोलिंग होती है. एंड इस वक्त हम दावे के साथ कह नहीं सकते हैं कि कौन बनने वाला है अगला प्रेसिडेंट. सिमिलरली आप अभी जो इंटरिम फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर बना है, बगेडी खनी करके, he is also a very important leader in Iran at this point in time. See, all these people are very close to Khamenei, the supreme leader. इसके वजह से उनको ये सारा पॉलिटिकल पावर मिलता है. He was involved in the Iran-US nuclear negotiations. And जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे उनको बहुत क्रिटिसाइज किया इन 2018 when the Iranian nuclear deal with US collapsed. इन्होंने बहुत पॉलिटिक्स किया उसमें. कनी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन दैट थिंग. बट इंटरनेशनली आप देखेंगे इसके वजह से क्या होगा, अभी पॉलिटिकल चेंज हो रहा है, उसके वजह से कोई, मुझे नहीं लगता है काफी प्रभाव पड़ने वाला है. देयर एंटीपैथी टुवर्ड्स इजराइल विल कंटिन्यू. देयर अग्रेसिव पोस्चरिंग अगेंस्ट इजराइल विल कंटिन्यू. अभी रिसेंटली जो सीरिया में एम्बेसी में इसराइल ने अटैक किया था उनका रेवोल्यूशनरी गार्ड लीडर्स को खत्म करने के लिए. सिमिलरली ये जो अभी ईरान डायरेक्टली अटैक्ड विद अ लॉट ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स ऑन पोस्ट दैट सीरिया अटैक. सो ये वाला सिलसिला जारी रहेगा, वो खत्म नहीं होने वाला है. जो एंटीपैथी टू इजराइल इज गोइंग टू कंटिन्यू. सी, ईरान and antipathy towards US is also going to continue, because at this point in time, abhi Biden is also very aggressively anti-Iran. He is following the Trump's policy on Iran. He is continuing to follow that policy. So ये जारी रहेगा. And one more thing is, अभी हमास और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. तो इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान आप देखेंगे तो ईरान का बहुत बड़ा हाथ है इस विषय में. आपने हूथीस का बोला था. Similarly Hezbollah, which is based in Lebanon. So similarly Hamas, all three forces are getting funding, arming by Iran. So Iran's role in this West Asia conflict will continue to remain, and वो खत्म नहीं होने वाला है. And जो Iranian Revolutionary Guards वाला जो core है, that is totally dictating the military and the foreign policy in Iran. So उनका जो aggressiveness है, that will continue. It is not going to die down. So similarly with India, they have always had a very good relationship. India के साथ उनका अभी बीच में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद थोड़ा सा एक तनाव बढ़ा है on issues like India's is de-hyphenating Israel and Palestine. तो अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा था, कोई मीडिया इंटरव्यू में, इलेक्शन के दौरान ही, इंडिया में जो इलेक्शन चल रहा है इसके दौरान ही, he said that he went to Israel as a standalone visit. Similarly, he went to Palestine also as a standalone visit, which was aided by I think the Syrian. He was talking about how
three nations' forces. He was traveling by a West Asian nations' helicopter, and it was guarded by a Israeli fighter jet. So ऐसे करके वो जो इससे ईरान इज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट posturing by India. And second issue is some of the economic efforts that India has taken under Modi. They are also now trying to ignore Iran. आपको एक दो उदाहरण देता हूँ. अभी जो क्या G20 का समिट हुआ था 2023 में, उसमें एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला जो अग्रीमेंट साइन हुआ था, इसमें आप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया है, इजराइल है, सब है, बट ईरान नहीं है इसमें. सो दे हैव अ प्रॉब्लम विद दैट ऑल्सो. आप और एक है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसिट कॉरिडोर करके एक अग्रीमेंट है, 2002 वाला अग्रीमेंट है ये. इसमें ऑलमोस्ट 10 to 12 नेशंस आर पार्ट ऑफ इट. इसमें सऊदी अरेबिया है, सब है, बट ईरान नहीं है इसमें. And it connects the corridor all the way to Europe through Azerbaijan and Russia. तो इसमें भी एक 2002 से लेकर 2012 तक एक स्लो डाउन हुआ था इस प्रोजेक्ट में. And 2012 में India tried to revive it. It was under the UPA government. But post Modi coming to power, this project has not seen any progress. So ऐसे करके economic factors में भी Iran is not very happy with us. But the issue is that Iran needs India and India needs Iran for reasons of oil supplies. वो है. और दूसरा एक important factor है पाकिस्तान. So आपको पता ही है हाँ, मैं जनवरी उसी पे में ही आ रहा था कि बहुत. पाकिस्तान से क्या अभी ईरान के संबंध मतलब कैसे चल रहे हैं। और दूसरा ये कि पहले तो काफी तनातनी जो है, और ईरान और पाकिस्तान, पाकिस्तान मूलतः सुन्नी मुस्लिम्स का जो है वो देश है, और ईरान शिया जो है मेजोरिटी वाला देश है। तो एक तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से वो रहा ही है, और दूसरा अभी शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट तो रहा ही है विद पाकिस्तान. मैं पाकिस्तान के बारे में बोलने से पहले और एक विषय बताता हूँ. ब्रिक्स इज अनदर मेजर इंटरनेशनल फोरम. उसमें at India's behest, Iran was added. So we are trying to actually balance the relationship, international relationship with Iran on various fronts. So including economic fronts. किसी किसी क्षेत्र में हम उनको जोड़ नहीं रहे हैं, मगर किसी और जगह पे हम उनके साथ जोड़ रहे हैं. अभी चाबहार का डील हो गया, ये सब चल रहा है. पाकिस्तान के साथ Iran has always had a problem with Pakistan because of the Sunni Shia factor. आपको ध्यान होगा इसके विषय पे. There is an organization called as जैश अल अदिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है. तो दिस स्पेल इट एज JISH अल AL, अदिल इज ADL. तो बेसिकली वो दैट इज अ सुन्नी ग्रुप operating inside Iran. So they are being supported by Pakistan with camps, training camps, safe haven inside Pakistan in Balochistan side. So Iran attacked them, the training camps, like what India did in Balakot and Uri, surgical strike. Similarly, they did it. So in retaliation, Pakistan targeted the Baluch groups like the Baluch Liberation Front and Baluch Liberation Army camps which are inside Iran. So ये जो प्रॉब्लम है, ये आप देखिए पाकिस्तान का सिरदर्दी सिर्फ साउथ में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट तीनों में उनकी सिरदर्दी है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू हैंडल द रिलेशनशिप विद एनी ऑफ इट्स नेबर्स, वेदर इट इज इंडिया, अफगानिस्तान और Iran. So they have problems on all these fronts. Pakistan is definitely a factor as far as India-Iran relationship is concerned. So आप देखेंगे all these three nations can actually squeeze Pakistan from the three sides. So ऐसे एक similarly Gwadar is quite nearer to
ईरान बॉर्डर. सो वो भी एक फैक्टर है. सो चाबहार इज एक्चुअली a counter to the Gwadar port that China is building for developing for Pakistan. So Pakistan is a very important factor in the relationship in this region, which includes Afghanistan, Iran, and India as has headaches for Pakistan. अब पश्चिम, आपको लगता है कि ये जो नई लीडरशिप या जो भी, वैसे तो आपने बताया कि जो भी खमेनी चाहेंगे, जो उनके रिलीजियस लीडर हैं, तो वही होगा. मैं इसमें एक थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ईरान के अंदर इंटरनली जो है, जो ईरान का समाज है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक पक्ष ऐसा भी है जो पर्सनल फ्रीडम के लिए लड़ रहा है, जो जिस मानवाधिकारों के लिए लड़ रहा है, जो एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव सोसाइटी जो कि कट्टरवाद से परे हटकर जो है चीजों को जिस तरीके से जो इस्लामिक क्रांति 1979 में हुई उससे पहले की जैसी स्थितियां थी वैसी स्थितियां लाने के लिए लड़ रहा है. तो ईरान का जो समाज है, क्या उसका भी कैरेक्टर इस्लामिक कट्टरवाद वाला है, मोरलेस? और ये लोग बहुत ही माइनॉरिटी में हैं जो एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव ईरान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज तो अब है ही, और एक इस्लामिक कट्टरवादी देश के हाथ में न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज का होना पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है. और भारत में भी इस्लामिक कट्टरवाद एक बहुत बड़ी चुनौती है ही. और अंततः कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि भारत और ईरान के संबंध अच्छे होने के बावजूद, लेकिन कभी ना कभी एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पे अगर इस्लामिक कट्टरवाद वहां के समाज का चरित्र बन चुका है, देश का चरित्र तो बनाया ही हुआ है, तो वो हमारे लिए लॉन्ग रन में तो एक नुकसानदेह साबित होगा. तो इसलिए इस चीज को जानना जरूरी है कि ईरान के समाज की ऐसी स्थिति है या इस्लामिक कट्टरवाद जो है कुछ मुट्ठी भर लोगों ने थोपा हुआ Right. So it's a very important question, Arunji. If you look worldwide, any revolution, political revolution, religious revolution, जो भी होता है, it is always brought about by a microscopic minority. Okay, so they capture the political power and they try to impose their views. उनका जो whatever is their hardcore hardliner stance है, वो impose करते हैं. Iran society, if you look at the common man, common person in Iran, they are not this Kattarwad. Uh, but what happens is, if when a microscopic minority puts its hard line and they blasphemy laws and ये सब करके ये जो सिर्फ STSJ सिर्फ तन से जुदा वाला जो पॉलिसी जो अडॉप्ट करते हैं उसमें एक्चुअली दबाव में आते हैं पूरे सोसाइटी कॉमन मैन. इट इज ऑलवेज द माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी विच इज वेरी अग्रेसिव इन दिस. तो एलिमिनेशन ऑफ पीपल हु डोंट सब्सक्राइब टू देयर व्यूज, ये जब होना शुरू हो जाता है, बट मोस्ट पीपल फॉलो इन लाइन. आप इस्लामिक चरित्र देखिए, हर जगह पे वो दे हैव ऑलवेज स्प्रेड देयर रिलीजन एंड देयर इस्लामिक व्यूज एंड ऑफ सोसाइटी एंड एवरीथिंग at the edge of the sword. So it's a common factor, and this is always done by a microscopic minority. Okay, so as a society, the Iranian society is not a very religious, hardcore, hardliner, radicalized society. So काफी लोग वहां से भाग जाते हैं because they are not able to tolerate that thing. अभी I mean आप सोशल मीडिया में वगैरह में आप कंपैरेटिव you know 1960s में how was the Iranian society and today how is it, वो आपको चित्र देखने को मिलता है comparative. People were very progressive, they were very what do you call it, modern in their out. I mean, I don't know what is the definition of modern, but at least they had a lot of Western values. I would put it that way. They had a lot of Western values. Short dressed women, बाल खुला छोड़ के without any मतलब पहनने पे, बर्ता. कपड़े पहनने पे, फैशन करने पे कोई पाबंदी नहीं थी कुल मिलाकर. हाँ, कोई आप पाबंदी फ्री नहीं हैं थी. कि आप और जो चाहें पहने, जो चाहें आप जैसे हाँ, रहना चाहते हैं. आप मस्जिद जाएंगे, नमाज करेंगे, नहीं करेंगे, कोई इतना करने वाला नहीं था उस समय. बट आप पोस्ट दिस रेवोल्यूशन, things have changed drastically, and it is always a microscopic minority that imposes its its Kattarwad on the society. So even today,
after so many years of almost 40 years of the revolution, if you look at it, the still the Iranian society, majority of the people are very liberal in their outlook. So I have had the opportunity to interact with a lot of people. I have had a colleague, Iranian colleague also. I have worked with them. So उनका जो outlook और thought process है वो quite liberal है. मैंने ये देखा है. So this is also anecdotal, but also analysis of that society itself. So this is essentially being driven down the throat by the top leadership of Iran, this Kattarwad. So India के साथ आप देखेंगे तो Shia population is quite a sizable population even in India. So there is always this link, Shia link with Iran that exists. But let me tell you, that doesn't mean that Shias are not radicalized or non-aggressive. सुन्नी इस्लाम में जितना आप रेडिकलाइजेशन देखते हैं वही इतना ही आप शिया इस्लाम प्रैक्टिशनर्स में भी देखते हैं. There are only certain odd communities like Bora community which are not very radicalized in their outlook because essentially they are inspired by the Indian thought process, Bharatiya thought process. So वो कट्टरवाद वहाँ होता नहीं है. But the threat of Shias getting radicalized always exists, and they are getting radicalized. There is no doubt about it as far as this is concerned. And the Sunni Shia जो conflict है, that is going to increase in the years to come for the simple reason that both the sides are getting radically communalized in their approach and outlook much faster. And mind you, it is not the majority people. It is the microscopic minority which dictates the terms as far as the radicalization is concerned. विपिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस एपिसोड में इतना ही, और जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ और चर्चा करेंगे। एक बार फिर विपिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों से आग्रह है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें। बेल आइकन अगर आप प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।